Yes, students, I hope are you well at your homes. And today we are going to start second chapter of class 10th economics, that is the sectors of Indian economy. In this chapter we will discuss how the all activities are performed in our country. हमारे देश में किस प्रकार से सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो की जाती हैं। और इकोनॉमी का मीन्स होता है कि दैट इज़ रिलेटेड टू मनी, मनी से रिलेटेड होती हैं, धन से संबंधित सारी की सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से पीपल जो हैं दे गेट एम्प्लॉयड, कैसे उनको रोजगार मिलता है, एंड हाउ द गवर्नमेंट हेल्प इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, और किस प्रकार से सरकार उनकी हेल्प करती है रोजगार को प्राप्त करने में। उसके अलावा वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम लोग भारत के अर्थव्यवस्था में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। And also we will discuss about the public and private sectors. So let us start our chapter. Sectors of Indian economy. Sectors of Indian economic activities. Let us look at this picture. You will find that people are engaged in various economic activities. देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हम लोग ने अपने चारों तरफ लोगों को देखते हैं जो कि आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, आर्थिक गतिविधियों में लगे संलग्न रहते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? ऑल दैट एक्टिविटीज़ विच डन फॉर अर्निंग द मनी, ऐसी गतिविधियाँ जो धन कमाने के लिए की जाती हैं उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है या आर्थिक गतिविधियाँ कहा जाता है। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स, सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। और इसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें हम सेवाओं का उत्पादन करते हैं। These activities are happening around us every minute even as we speak. How do we understand these activities? अब हमारे चारों तरफ ये एक्टिविटीज़ हर एक मिनट में होती रहती हैं और हम इन एक्टिविटीज़ को, इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? One way of doing this is to group them, classify them using some important criterion. These groups are also called sectors. और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इन सभी की सभी गतिविधियों को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं और ये जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं इन्हीं ग्रुप्स को, इन्हीं समूहों को सेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद These are many activities that are undertaken by directly using natural resources. अब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनका उपयोग हम प्रत्यक्ष रूप से, नेचुरल रिसोर्सेज का मीन्स होता है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, इट इज़ टेकन प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। देखिए अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कपास का हमने खेती का हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि एक क्रॉप सीजन में इसको उगाया जाता है और इसके लिए ज़्यादा मतलब रेनफॉल की ज़रूरत होती है और सनशाइन की और क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट, और इस प्रक्रिया में कॉटन जो है, कॉटन मीन्स कपास जो है, वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, एक प्राकृतिक उत्पाद है। Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animals and availability of fodder etc. और इसी प्रकार से अगर हम डेयरी का एग्जाम्पल लेते हैं तो इसके लिए भी हमें एनिमल्स के और चारे की उपलब्धता होनी चाहिए। हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा हम एनिमल्स के ऊपर निर्भर करते हैं। द प्रोडक्ट हेयर मिल्क ऑल्सो इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट, यहाँ पे मिल्क जो है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, प्राकृतिक उत्पाद है। सिमिलरली मिनरल्स एंड ऑर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स, और इसी प्रकार से मिनरल्स और अयस्क जो हैं वो भी प्राकृतिक प्रोडक्ट्स हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसको ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, दोहन मीन्स एक्सप्लॉइट करके उनका उत्पादन करते हैं, तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो प्रक्रिया है, इसको हम प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर मीन्स प्राथमिक क्षेत्र में इसको शामिल किया जाता है। दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। क्योंकि ऐसा इस वजह से है क्योंकि और जो भी प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं उनके लिए ये एक बेस का काम करती है।
Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector. और हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, प्राकृतिक जो उत्पाद हैं, वो हम मोस्टली ज़्यादातर कृषि से, डायरी से, फिशिंग, फॉरेस्ट्री से प्राप्त करते हैं और इस सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है और रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। नाउ सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? The secondary sector covers activity in which natural products are changed into other forms through way of manufacturing that we associated with industrial activity. अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उसको मैन्युफैक्चर करके मीन्स विनिर्माण करके उसको दूसरे रूप में बदला जाता है और हम कह सकते हैं कि इसको मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है और इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। और ये प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र के बाद दूसरा स्टेप होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कॉटन, जो कि कॉटन से हम लोग फाइबर बनाते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है, और उसी प्रकार से स्पिन यार्न और वीव क्लॉथिंग। Since this sector gradually became associated with the different kind of industries that make up, it is also called as industrial sector. और ये जो सेक्टर है धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की जो उद्योग हैं उनसे एसोसिएटेड हो गया, उनसे मिल गया और इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ after primary and secondary sector, there is a third category of activities that falls under tertiary sector and is different from the above two. अब देखिए प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के बाद एक और थर्ड कैटेगरी जो आती है एक्टिविटीज़ की, उसको हम तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं, जो कि दोनों ही क्षेत्रों से डिफरेंट है। These are activities that help in the development of the primary and secondary sector. ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के विकास में हेल्प करती हैं। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. अब ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें गुड्स को प्रोड्यूस नहीं किया जाता, इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, बट ये प्रोडक्शन प्रोसेस में मीन्स उत्पादन की प्रक्रिया में एक हेल्प की तरह काम करती हैं, सहायता करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक और ट्रेन एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप्स। देखिए जो भी वस्तुएं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस की जाती हैं उनको फिर होलसेल मार्केट में बेचने के लिए ट्रेन्स और ट्रक की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो टर्टियरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा और काफ़ी सारे ऐसे ही हमारे सेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल बैंक हैं, बैंक्स टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जांपल ऑफ टर्टियरी सेक्टर. These activities generally services rather than goods. The tertiary sector is also called the service sector. अब इसमें वस्तुओं की बजाय सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और इस कारण इसको सर्विस सेक्टर भी, सेवा क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। Services sector also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. अब देखिए सर्विस सेक्टर जो है, सेवा क्षेत्र जो है, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण सेवाओं को भी शामिल किया जाता है जो कि वस्तुओं के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, लॉयर्स एंड पीपल डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क। इसमें हम लोग डॉक्टर्स को, टीचर्स को और जितने भी और दूसरे काम करने वाले लोग हैं जैसे वॉशरमैन है, नाई है, कॉबलर है, लॉयर्स हैं, इनको भी शामिल किया जाता है। उसके बाद कंपैरिजन द थ्री सेक्टर्स, तीनों सेक्टरों की तुलना। अब इन तीनों सेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंस है हम लोग ये डिस्कस करेंगे। The various production activities in the primary, secondary and tertiary sector produce a very large number of goods and services. देखिए तीनों ही सेक्टर, हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। Also the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. और इसमें वस्तुओं और सेवाओं को प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग भी काम करते हैं।
The next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. तो हमारा अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि हमें ये देखना है कि कितने लोग हैं इसको प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं और कितनी वस्तुओं और सेवाओं को प्रोड्यूस किया जाता है. In an economy, there could be one or more sectors which are dominated in terms of total production and employment. किसी भी अर्थव्यवस्था में वन और मोर सेक्टर्स हो सकते हैं जो कि वस्तुओं और जो कि टोटल प्रोडक्शन करते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी जिसमें प्रोवाइड किया जाता है. वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, जबकि दूसरे जो सेक्टर होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं. हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. तो अब हम लोग कैसे मतलब हमारे देश में इतनी सारी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, तो हम हर एक सेक्टर में से किस प्रकार से उनके बारे में पता लगा सकते हैं. With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. It won't make sense. देखिए, हजारों की संख्या में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और जिन सब के बारे में काउंट करना एक बहुत ही असंभव काम लगता है. और इसके अलावा काफ़ी संख्या में और सारी चीज़ें हैं जैसे कार हैं, कंप्यूटर हैं, ये भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इसको सबको काउंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है. You are right in thinking. To get around this problem, economics suggests that the value of goods and services should be rather than adding up the actual numbers. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे जो इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने क्या सजेशन दिया कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर. उन्होंने सजेशन दिया कि क्या किया जाना चाहिए कि जितनी संख्या है उनको काउंट करने की बजाय उनका जो वैल्यू है, उनकी जो कीमत है, वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है, उनको ऐड किया जाना चाहिए. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. इन्होंने कहा है कि 10,000 kg वीट की बेची गई है जो कि 8 पर kg के वैल्यू में 8 क्विंटल के हिसाब से. तो वीट विल बी 80,000. इससे गेहूं जो है वो 80,000 की हो गई. द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स आर एट 10 पर कोकोनट विल बी ₹50,000 सिमिलरली. और इसमें जो कोकोनट्स यूज़ किए गए हैं वो 50,000 के हैं. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप. और इस प्रकार से जो भी वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस की गई हैं तीनों सेक्टर्स में, उनकी वैल्यू को इसमें ऐड किया जाता है. It makes sense that only to include the final goods and services. To take for instance a farmer who sells wheat to a flour mill for rupees 8 per kg. The mill grinds the wheat and sell the flour to a biscuit company for rupees 10 per kg. The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuits. It sells biscuits in the market to the consumer for rupees 60. बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स दैट इज गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर. तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एक फार्मर है, अपनी गेहूं को मिल में बेचता है, उसके बाद उसका आटा बनाया जाता है, उसके बाद उसमें आटे के बिस्किट बनाए जाते हैं. तो बिस्किट का जो पैकेट है वो 60 रुपीज़ का होता है. तो बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स. बिस्किट जो हैं वो फाइनल गुड्स हैं जो कि कंज्यूमर तक पहुँचते हैं, जो कि उपभोक्ताओं तक पहुँचते हैं. अब इसके अलावा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड. क्यों सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही काउंट किया जाता है, गिना जाता है. इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज व्हीट एंड द व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स. अब देखिए इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि वीट और फ्लावर जो है वो इंटरमीडिएट हैं. इंटरमीडिएट का मीन्स होता है मध्यवर्ती वस्तुएं. इंटरमीडिएट मीन्स मध्यवर्ती वस्तुएं. इसको आप क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है. The value of the final goods already included the value of all the intermediate goods that are used in making the final goods. क्योंकि जो फाइनल गुड्स होती हैं उनकी वैल्यू में जितनी भी मध्यवर्ती वस्तुएं उपयोग की जाती हैं, जितनी भी इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ की जाती हैं, उन सब की कीमत को शामिल
किया जाता है। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. अब देखिए इन्होंने क्या कहा, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइडिंग द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। पूरे के पूरे सेक्टर में जितनी भी वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है, अंतिम वस्तुओं को उत्पादन किया जाता है, तो एक ईयर में ऐसी सभी वस्तुओं का जो टोटल सम होता है दैट इज नोन एज जीडीपी। इसको जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी मीन्स होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है जीडीपी की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोला जाता है। तो इट मीन्स क्या होता है, all the final goods and services produced in each sector during a particular year. This is known as gross domestic product, means सकल घरेलू उत्पाद इसको कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद इसको कहा जाता है। It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. एक साल में एक देश में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसको जीडीपी बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद उसको कहा जाता है। इन इंडिया द मैमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। अब देखिए भारत में जो ये इसको काउंट करने का मीन्स इसकी गणना करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, मीन्स इसको करना, भारत में जीडीपी का मापन करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य है, एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। और ये जो काम किया जाता है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसको किया जाता है, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय द्वारा इस कठिन काम को किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बनता है कि हु अंडरटेक द मेजरिंग ऑफ जीडीपी। हु अंडरटेक द मेजरिंग ऑफ जीडीपी में मतलब जीडीपी का जो मापन है ये काम किसके द्वारा किया जाता है। तो दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कलेक्शन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइजेज एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी। अब इसके लिए ये जो मंत्रालय है वो क्या करता है, हमारी सरकार के जितने भी विभाग हैं उन सब से भारत में, भारतीय राज्यों में और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है उनकी सूचना को इकट्ठा किया जाता है, उनकी वैल्यूज़ को काउंट किया जाता है और तब जा कर के जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। नाउ हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। देखिए पहले क्या था, स्टार्टिंग में जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था वो प्राइमरी सेक्टर का था। उसके कुछ टाइम के बाद हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया और धीरे धीरे करके हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है उसने अपना जो पोर्शन है इसमें बढ़ा लिया था, उसका अनुपात यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था घरेलू उसमें उत्पाद में। लेट अस स्टार्ट historical changes in sector. Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stages of development, primary sector was the most important sector of economic activities. देखिए अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के हिस्ट्री को देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि आरंभिक जो स्टेज थी डेवलपमेंट की, विकास की जो प्रथम अवस्था थी वो प्राइमरी सेक्टर उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मीन्स उसमें प्राथमिक सेक्टर जो था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगॉन टू प्रॉस्पर, इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। और जैसे जैसे फार्मिंग के तरीके मीन्स कृषि प्रणाली में चेंजेस आए और कृषि जो थी वो और ज़्यादा समृद्ध हुई, तो इससे जो प्रोडक्शन था, फूड जो था, भोजन का उत्पादन जो किया जाता था वो पहले की तुलना में अब बहुत ज़्यादा हो गया था। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़, अब लोग जो थे वो और कुछ कार्य भी, दूसरे कार्य भी करने लगे थे। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सनस एंड ट्रेडर्स, काफ़ी संख्या में जो शिल्पकार थे और व्यापारी लोग थे उनकी संख्या बढ़ गई थी। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम, और ख़रीदारी और बेचने की जो प्रक्रियाएँ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बिसाइड देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, administrators, army, etc.
However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector. तो इस समय में क्या था, इस टाइम में क्या था कि ज़्यादातर जो प्रोडक्शन किया जाता था वो नेचुरल प्रोडक्ट्स के द्वारा किया जाता था और ज़्यादातर लोग जो थे वो इसी सेक्टर में लगे हुए थे. Over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large number. अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग के जो विनिर्माण के नए नए विधियां यूज़ की जाने लगी, नई नई फैक्ट्रीज लगाई जाने लगी. तो इससे क्या था, लोगों ने काम फार्म में काम करना छोड़ करके अब ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो फैक्ट्रीज में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था. पीपल बिगेन टू यूज़ मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स. और लोगों ने वो चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दिया जो फैक्ट्रीज में उन जिनका उत्पादन किया जाता था और जो सस्ती होती थी. सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. और इस प्रकार द्वितीय क्षेत्र जो था वो धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण वो सेक्टर बन गया था प्रोडक्शन का और रोजगार का. Hence, over time, a shift had taken place. This means that the importance of the sectors had changed. और इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा और इसका अर्थ यह था कि क्षेत्रों का महत्व चेंज होने लगा था, परिवर्तित होने लगा था. In the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. और विगत पिछले 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर दोबारा से जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वहाँ पे शिफ्ट कर लिया उन्होंने. द सर्विसेज सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन. अब जो तृतीय क्षेत्र था यानी जो सेवा क्षेत्र था का महत्व बढ़ गया था उत्पादन की दृष्टि से. मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर. और ज़्यादातर जो वर्किंग पीपल थे वो सर्विस सेक्टर में लगे हुए थे. दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज. और यही एक जो सामान्य लक्षण था जो विकसित देशों में देखा गया था. What is the total production and employment in the three sectors in India over the years? Have there been change similarly to the pattern observed for the developed countries? अब देखिए भारत में तीनों क्षेत्रों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है और विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के सेम क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ था. लेट अस सी, इसको हम आगे देखेंगे.